नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज दौरे पर है। वहीं सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर बैठक भी करेंगे। तो वहीं आपको बताते चलिए डिप्टी सीएम आज प्रयागराज दौरा, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो वहीं जो योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री मीडिया से संवाद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे। ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये योगी सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर एक अहम अवसर है। तो वहीं लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज ओबीसी समाज से संबंधित एक विशेष बैठक बुलाई है। बैठक आज बीएसपी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में बीएसपी जनाधार को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। तो वहीं मायावती ने इस बैठक में ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर चर्चा करने और पार्टी के आगामी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। ये बैठक बीएसपी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आगामी हनुमत कथा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वहीं जिसमें प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य उपदेश के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। इस भव्य आयोजन में देश भर से भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार 5 राज्यों से लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। वहीं कथा के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मेरठ में हनुमत कथा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां आपको बताते चले 15 लाख श्रद्धालुओं का आने का अनुमान जताया जा रहा है। जहां सीएम योगी कथा में आने की संभावना भी जताई जा रही है। 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान, सीएम योगी भी कथा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मेरठ में हनुमत कथा महोत्सव का आयोजन, जहां 15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी की कथा में शामिल होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आ सकते हैं सीएम योगी भी। तो वहीं गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं को धूप से राहत देने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में शेड तैयार किए गए हैं। ये शेड श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन के दौरान आरामदायक अनुभव प्रदान करेंगे। इन शेड्स के निर्माण में अब तक भक्तों की लंबी कतारों में खड़ा होने के दौरान धूप से बचाव मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुखद होगी। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया है। वहीं काशी विश्वनाथ में नई सुविधाएं, श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए शेड, जिनसे गर्मी से राहत श्रद्धालुओं को मिलेंगी। श्रद्धालुओं की लंबी कतारों और जनसंख्या को देखते हुए मंदिर परिसर ने ये शेड लगवाया है। तो वहीं मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में चल रहे रंगजी मेले के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। मेले के बीच जमकर लात घूसे चले, जिससे अफरा तफरी मच गई। विवाद इतना बढ़ा कि 1 दर्जन से अधिक युवकों ने 2 युवकों को घेर कर पीटा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए।
सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़ा कर रहे युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बताते चले, रंगजी मेले में मची अफरा तफरी। 2 युवकों का घेराव करके उन्हें पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। जहां मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। तो वहीं ITI अनुदेशकों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट न जारी होने पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन में, आपको बताते चले कि ITIT अनुदेशकों की भर्ती परीक्षा का ये रिजल्ट न जारी होने पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2406 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वह प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी रिजल्ट जल्द जारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर परिणाम शीघ्र घोषित नहीं हुआ तो उनका प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। ITI भर्ती रिजल्ट पर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों का पिकअप भवन पर ये धरना प्रदर्शन। रिजल्ट जारी करने की हुई ये मांग पूरी ना होने पर अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहेंगे। मैं आपको बताते चले, रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ITI भर्ती के रिजल्ट ना आने पर अभ्यर्थी, तो वहीं ITI भर्ती रिजल्ट पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के राजीव प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सपा के सांसद रामजी लाल के बयान पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। राजा भैया ने कहा, सपा सांसद का बयान सत्य से परे है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सांसद के बयान का विरोध करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है और समाज में गलत संदेश दे रहा है। राजा भैया ने राणा सांगा को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए महान योद्धा बताते हुए उनकी महानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इसके कारण हमारे महान नेताओं के खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वहीं राजा भैया ने सपा सांसद के बयान पर यह नाराजगी जताई। महाराणा सांगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं। सर, क्या लगता है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का विरोध करते करते हम किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वमान्य होनी चाहिए, जैसे भारत का सम्मान, भारतीयता का सम्मान, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमलावरों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उनका सम्मान करना ये कोई व्यक्ति किसी पार्टी, लेकिन तो वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महज 15 दिन पहले शादी करने वाली एक नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। घटना की जांच में सामने आया कि महिला ने अपनी बहन के देवर के साथ शादी की थी और कुछ ही समय बाद उसने अपने पति को मारने का षड्यंत्र रच डाला। इस हत्या के लिए महिला ने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी और हत्या को अंजाम देने के लिए उसने अपने प्रेमी को साथ लिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश जारी कर दी है। उसके प्रेमी और उस अपराध में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी के साथ हत्या की योजना बनाई, साथ ही दुल्हन और प्रेमी को किया गिरफ्तार।
दुल्हन ने अपने पति की हत्या कराई। आपको बताते चले एक और बड़ी घटना जहां दुल्हन ने अपने पति की अपने प्रेमी से हत्या कराई। प्रेमी के साथ हत्या की ये योजना बनाकर अपने पति की हत्या कराई। तो भाई हापुड़ जिले के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में चांदनेर गांव में एक ही रात में बेखौफ चोरों ने 3 घरों को निशाना बना लिया। चोरों ने मकानों में ताले तोड़कर कीमती सामान और नकदी चुराई और मौके से फरार हो गए। इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है और लगातार 3 घरों में हुई चोरी ने पुलिस को गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। तो चोरों का आतंक लगातार जारी, पुलिस गश्त की लापरवाही, पुलिस ने किया गिरफ्तारी का वादा। वहीं आपको बताते चले पुलिस गश्त की ये लापरवाही। तो वही हरदोई के एक डॉक्टर से अवैध वसूली के प्रयास में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने मामूली बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर से दवा ली और झूठे इलाज का आरोप लगाकर उनका मोबाइल नंबर लिया। तो वहीं इसके बाद आरोपियों ने डॉक्टर को फोन कर गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने का झूठा आरोप लगाया। आरोपियों ने फर्जी गर्भपात के मेडिकल कागज तैयार कर डॉक्टर से रुपए मांगे और न देने पर गलत इलाज का आरोप लगाकर फंसाने की धमकी दी। डॉक्टर मनीष कुमार की तहरीर पर शाहाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी इसी तरह के अन्य डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था। मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है। गांव में ये तनावपूर्ण माहौल, जहां बकरी बांधने को लेकर ये 2 पक्षों में झगड़ा। तो रायबरेली जिले के गुरुबंशगंज थाना क्षेत्र में बोनई पहाड़पुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोरंग खाली कर लौट कर डंपर मोरंग और भरने के लिए खड़े ट्रक में जा टकराया। इस घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से दोनों एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जटवा टप्पा पहुंचाया गया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो पुलिस ने की कार्यवाही शुरू। दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत। वहीं सुल्तानपुर में सरफा व्यासी भरत सैनी ने यहां हुई 1.5 करोड़ की डकैती के मामले में पुलिस के आरोपित अरबाज और फुरकान से सूरत जेल में सुल्तानपुर लाकर 4 किलो चांदी बरामद की। तो वहीं एसटीएफ और यूपी पुलिस को दोनों की तलाश थी, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। 18 फरवरी को सूरत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने आदेश पर वारंट भी जारी किया। वहीं 28 अगस्त 2024 को ठठेरी बाजार में दिन दहाड़े डकैती हुई थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक विवादित घटना सामने आई है, जिसमें पंचायत में फरमान के बाद एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई। ये घटना तब हुई जब प्रेमी युवक महिला के घर आया, जो पहले से शादीशुदा थी। महिला के पति से फड़क लिया और पंचायत के आदेश पर दोनों को रस्सी से बांधकर पीटा गया। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में लिया है। तो वहीं चंदौली जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार बाइक का कहर देखने को मिला। सैयद राजा थाना क्षेत्र में सवैया पट्टीदारी के समीप नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित बाइक ड्राइवर के साथ टकराकर, आपको बताते चले, डिवाइडर के साथ टकराकर सड़क पर गिर गई।
जिस हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस घर के लिए एक बड़ा दुखद हादसा बनकर सामने आया, जहां शहनाई की आवाज सुनाई देनी थी। घर में लड़की की शादी थी, तो वहीं हादसे की खबर मिलते ही मृतक के घर में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। तो वहीं चंदौली में तेज रफ्तार का कहर, जहां शादी वाले घर में चाचा भतीजे की मौत और शोक का माहौल पूरे परिवार में फैल गया। जहां पुलिस मौके पर हादसे के बाद पहुंची और इसकी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अब इसका जांच कर रही है पुलिस। चंदौली में तेज रफ्तार कार का बाइक सवार का एक्सीडेंट और चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत। शादी से पहले घर में छाया ये मातम का माहौल। सैयद राज आपको बताते चले कि चाचा भतीजे की ये दर्दनाक मौत। चंदौली में तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला, जिसके बाद आपको बताते चले 2 की मौत और परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुल्तानपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे, जबकि मंत्री दानिश आजाद अंसारी 26 मार्च को कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 25, 26 और 27 मार्च को आयोजित होगा और नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर योगी सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी और सरकार के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दानिश आजाद अंसारी के साथ अन्य राजनीतिक नेतागण भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ओम प्रकाश राजभर का सुल्तानपुर दौरा, जहां ओम प्रकाश राजभर का ये सुल्तानपुर दौरा, जहां पहुंच वो जनसभा को संबोधित करेंगे। दानिश आजाद अंसारी का भी सुल्तानपुर दौरा, जहां सरकार की उपलब्धियों पर की जाएगी चर्चा। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की 8वीं वर्षगांठ पर सेवा, सुरक्षा और सुशासन की दिशा में उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए 25, 26 और 27 मार्च को सोनभद्र में विकास भवन स्थित पंचायत रिजॉर्ट सेंटर में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। तो वह उद्घाटन सत्र दीप प्रज्वलन सोहन लाल माली और राज्यसभा सांसद राम सकल ने किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि और अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं 26 मार्च को प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल के तहत केंद्रीय और राज्य सरकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा, जहां 27 मार्च को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंधित कार्यक्रम होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गोरखपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। साथ ही दिव्यांगजन और सहायक उपकरण आपको बताते चले वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी पहुंचे और लोगों को सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी। तो वहीं इस अवसर पर राज्य सरकार के तहत किए गए कार्यों और योजनाओं की सराहना की गई, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और स्वाभाविक रूप से यही अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है कि हम उसे एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाएं, विकास के कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाएं और
यही अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में दुनिया के अंदर अकेले भारत का सनातन धर्मावलंबी है जो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के साथ साथ अगर कोई पुण्यतिथि के आयोजन को नहीं कर पाता है तो वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। जितने भी भूले बिसरे छूटे रहते हैं उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ये दुनिया के अंदर अद्भुत परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की अद्भुत परंपरा केवल सनातन धर्म में ही देखी गई है, अन्यत्र इसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। और वह कार्य आज विकास के साथ अपने पूज्य पिता की पुण्यतिथि को जोड़ने के इस अभिनव प्रयास को सचमुच इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की बात करते हैं तो एक शून्य से शिखर की ओर संघर्षों से बढ़ा हुआ, पला हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, स्थानीय परिस्थितियों से जूझता है और जूझते हुए फिर उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के लगातार संघर्षों से जूझते हुए अपनी यात्रा को तय करता है और एक सामान्य सीट पर कई बार विधायक बन करके उन्होंने उस समय राजनीति में गरीबों के प्रति, आम जन के प्रति, समाज में विकास के प्रति जो भी व्यक्ति संघर्ष से अपना रास्ता बनाएगा उसका मार्ग प्रशस्त होगा, इस बारे में एक स्पष्ट एक रेखा तैयार की थी। जनता के साथ संवाद जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होना चाहिए। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा होना चाहिए और लगातार जिस क्षेत्र की जनता जनार्दन हमें चुनती है उनके साथ हमारा मिलना जुलना और संवाद का कार्यक्रम बना रहेगा तो जनता जनार्दन लोकतंत्र के मंदिर में उन्हें बार बार भेजती रहेगी। यह कार्य स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान ने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से दिखाया था। और बहनों और भाइयों, यही आज की नई राजनीति का हिस्सा भी बन गया है। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जनता के साथ संवाद रखता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।